आज की 5 अहम खबरें होने वाली हैं, यमन से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर गजा तक 5 अहम खबरें हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं। डिटेल के साथ में मैं आपको बताऊंगा और फैक्ट के साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो पहली खबर यहाँ पर यमन की तरफ से आ रही है कि यमन के हूतियों ने तीसरी बार 24 घंटे में इजराइल के ऊपर अटैक किया है। और कहाँ पर अटैक किया है तीसरी बार? ये बैन गुरियन के ऊपर अटैक किया है। पूरी तफसील से मैं आगे इसी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि इजराइल के अपोजिशन लीडर यानी बेनी गेट्स की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने नेतन्याहू की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि नेतन्याहू की सरकार और नेतन्याहू इस वॉर को ख़त्म ही नहीं करना चाहते। इस वॉर का मकसद वो ये चाहते हैं कि वो ऐसे ही गवर्नमेंट की सरकार में बने रहें। ऐसे ही ये है कि नेतन्याहू पीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं और लोगों का दिल जीतते रहें, जबकि इसके उलट हो रहा है। इसके उलट ये हो रहा है कि हॉस्टेजेस की जो डील है और जो हॉस्टेजेस की जो एक लिव्स है और जो उनकी ज़िंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती यहाँ पर नज़र आ रही है और इजराइल की इकनॉमिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोलैप्स होती नज़र आ रही है। तीसरी अहम खबर यहाँ पर आ रही है कि बदले की कार्यवाही में इजराइल ने भी सना के ऊपर, जो यमन की राजधानी है सना के ऊपर, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। 30 यहाँ पर मिसाइलें मारी हैं इजराइल ने। इसमें जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है और उसके आसपास में जो पावर स्टेशन है सना के अंदर, वहाँ पर ये इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। चौथी खबर यहाँ पर यह है कि इजरायली आर्मी ने वार्न करा है नेतन्याहू को कम से कम 1 साल का वक्फा लगेगा गजा सिटी के अंदर। अगर पूरे गजा सिटी को अगर डेमोलिश करना है, देखिए गजा एक इलाके का नाम है, पूरे शहर का नाम है, और जो गजा सिटी है वो एक इलाके का नाम है। जैसे एनसीआर के अंदर ज़िले हैं या शहर हैं, इसी तरीके से गजा एक आप ये समझिए कि एक एनसीआर का पूरा इलाका है और उसी में रफ़ा है, उसी के अंदर बैत हुनून है, उसी के अंदर गजा सिटी है। तो यहाँ पर अभी जो इजराइल की तरफ से जो प्रपोजल यहाँ पर पेश हो चुका है गजा सिटी को कैप्चर करने का, ये उसी का एक हिस्सा है। और पांचवी खबर यहाँ पर आ रही है कि ईरान ने ये कि संदिग्धों की उसमें जब ईरान की पुलिस फोर्स के ऊपर अटैक हुआ तो उसकी ताबड़तोड़ दबिश में उसने कम से कम 6 जो इजराइल से जिन लोगों के लिंक थे उनको ये है कि मार गिराया है। इन पांचों ही खबरों को डिटेल के साथ में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना ये चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खबरों की तरफ शुरुआत करते हैं कि पहली खबर यहाँ पर ये आ रही है यमन की तरफ से कि यमन हुतीज ग्रुप क्लेम्ड ए मिसाइल अटैक ऑन इजराइल्स बैन गुरियन एयरपोर्ट। ये है कि 24 घंटे में तीसरा ये सबसे बड़ा हमला हुआ है बैन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर और इस चीज़ की जिम्मेदारी यमन के जो हुतीज हैं उन्होंने ले ली है। स्पोक्स पर्सन यहया सरी सेड इट वाज अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। जो हुतीस का जो स्पोक्स पर्सन है यहरा सरी, उसकी तरफ से ये है कि एक बयान सामने आया है और उसने कहा है कि जो हुतियों ने जो हमला किया है इजराइल के बैन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर उसमें उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करा है जो ईरान ने इस्तेमाल करे थे। और ये बैलिस्टिक मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ईरान की जो ये कि प्रॉक्सीज है जैसे हिजबुल्लाह, हमास या इसके अलावा जो हुतीस हैं बराबर वहाँ पर ये है कि अपने हथियार ईरान अभी भी उन लोगों को पहुँचा रहा है, उन ग्रुप्स को पहुँचा रहा है। और ये उसी का ही नतीजा है कि हुतीस ने इतना ताकतवर हमला किया है बैन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर। Houthis claimed the attack forced millions to shelters and halted airport operations। उन्होंने कहा कि जब ये अटैक हुआ है तो इस अटैक में जो इजरायली शक्ल्स होते हैं यानी आप उसका अंदाजा ये कि मिलियंस ऑफ डॉलर का इसमें नुकसान हुआ है। और जो बैन गुरियन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो ये कि जो बैन गुरियन एयरपोर्ट चालू था उसको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुंचा है और 24 घंटे के लिए बैन गुरियन एयरपोर्ट का जो ऑपरेशनल सेवाएं थी उसको बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया है। इजराइल सेड द मिसाइल वाज इंटरसेप्टेड बिफोर इम्पैक्ट। जबकि यहाँ पर इजराइल ये बोल रहा है कि जो हुतियों ने जो मिसाइल मारी है बैन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर उसको इंटरसेप्टेड कर लिया गया है। लेकिन अभी तक जो इजराइल की मीडिया है उसने पूरी तरीके से इस चीज़ की ये है कि क्लेम नहीं करा है कि उसको इंटरसेप्टेड कर लिया गया है, ना ही ये है कि ऑफिशियली तौर पर उसको गवर्नमेंट के बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट उसको बताया गया है कि मिसाइल को इंटरसेप्टेड कर लिया गया है। जबकि जो मिडल ईस्ट की और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया है कि ये कि डायरेक्ट अटैक हुआ है ये बैन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर। दिस वाज द थर्ड मिसाइल अटैक फ्रॉम यमन इन 24 आवर्स। यमन की तरफ से ये अभी 24 घंटे में तीसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है इजराइल के अंदर। इजरायली रिपोर्टेड नो कैजुअलिटीज और डैमेज। हुती से अटैक्स आर रिटेलिएशन फॉर इजराइल्स वॉर ऑन गजा। 62,000 किल्ड।
Early on May 6, US President Donald Trump announced a ceasefire deal with Houthis brokered by Oman। और इससे पहले मतलब कुछ महीनों पहले ही अमेरिका और हूथियों के बीच में एक सीज फायर डील हुई थी, जिसमें ओमान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करा था। लेकिन ये जो डील है ये इजराइल के साथ में नहीं हुई थी। जो सीज फायर डील है, सिर्फ सीज फायर जो डील है वो अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में हुई थी कि ना ही हूतीस मतलब ये कि हमारे शिप पर अटैक करेगा और ना ही हम जो अमेरिकन फौज है वो हूतीस के ठिकाने पर अटैक करेगी। लिहाजा इजराइल यहाँ पर क्या करता है ये हम इस मामले में नहीं पढ़ते। बट सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमारे जो कमर्शियल शिप्स हैं या मतलब ये है कि जो और ठिकाने हैं अमेरिका के मिडल ईस्ट के अंदर, वहाँ पर आप कोई भी अटैक नहीं करेंगे, ये मुआहदा हो चुका था। लेकिन अब इसके बाद में यहाँ पर तीसरा 24 घंटे में सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर। बहुत ही नुकसान होने की खबर यहाँ पर आ रही है इजराइल की तरफ से, लेकिन जो इजराइल की मीडिया है वो पूरी तरीके से क्लेम नहीं कर रही है। जिस तरीके से ईरान ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करी है, जिस तरीके से ईरान ने बार बार बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर मारी हैं, और वो बैलिस्टिक मिसाइलें इतनी खतरनाक थी कि उसके वॉर हेड में कई मिसाइलें एक साथ में थी। मतलब जब एक मिसाइल एक आसमान में छोड़ी जा रही थी तो मतलब ये कि जब वो अपने डेस्टिनेशन पर वो पहुंच रही थी तो वहां पर वो पहुंचने से पहले अपने अंदर से बहुत सारी मिसाइलें एक साथ छोड़ रहे थे, और उसमें इजराइल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। बट इसकी जो तफसील है, इसका जो क्लेम है, इजराइल की मीडिया ने बिल्कुल भी नहीं किया, और यहीं पर ये हालात अब सामने आ रहे हैं। दूसरी खबर यहाँ पर आ रही है कि बेनी गेट्स की तरफ से, बेनी गेट्स एक इजराइल के एक अपोजिशन लीडर हैं, जो मतलब ये है कि पहले शुरू से आखिर तक 7 अक्टूबर 2023 अब तक बराबर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, बराबर कंडेमनेशन कर रहे हैं कि इजराइल जो गजा के अंदर कर रहा है वो मानवता के खिलाफ है, वो बिल्कुल सही नहीं है। लिहाजा अगर आपको हॉस्टेजेस को अगर छुड़ाना है, हॉस्टेजेस की ज़िंदगी की आपको अगर परवाह, तो आपको सीज फायर डील के बारे में बात करनी होगी हमास से, नहीं तो ये वॉर एक एंडलेस वॉर होने वाला है इजराइल और हमास के साथ में। पूरी तफसीर से खबर सुनिए बेनी गेट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं। बेनी गेट्स, इजरायली अपोजिशन लीडर, कॉल्ड फॉर अ गवर्नमेंट विदाउट एक्सट्रीमिट टू सिक्योर हॉस्टेजेस एंड एंड गजा वॉर। मतलब उन्होंने कहा है कि जो नेतन्याहू की सरकार है उसको चाहिए कि वो बिना कोई बहाना बनाए, बिना मतलब ये कि देरी के, सबसे पहले गजा के अंदर जो हमास है उसके साथ में मुआहदा तय करे। जो 2 महीने के सीज फायर के बारे में बात हो रही है, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में जो सीज फायर के बारे में बात हो रही है उसके बारे में बात करें, क्योंकि हमास ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और अब नेतन्याहू को वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। लिहाजा उनके संगुमान में तो आ चुका है कि इस सीज फायर के बारे में क्या बात हो रही है, जबकि इससे पहले मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू यहाँ पर क्या चाह रहे हैं। उन्होंने 2 कंडीशंस यहाँ पर रखी थी कि अगर आपको सीज फायर अगर करना है तो सबसे पहले मैं हमास से ये कहना चाहूँगा कि ना ही हमास और ना ही PA यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी गजा के ऊपर रूल करेगी। इजराइल के ही कोई गवर्नमेंट जिसको वो चुनेगा वो गजा के अंदर रूल करेगी, तब कहीं जाकर हम गजा में सीज फायर लागू कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड थिंग उन्होंने ये कही थी कि हमास को बिल्कुल डिसआर्म होना होगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज होना होगा, तब कहीं जाकर हम सीज फायर के बारे में बात कर सकते हैं। गेट्स सजेस्ट्स ए टेम्पररी यूनिटी गवर्नमेंट फॉर 6 months विद इलेक्शन इन स्प्रिंग 2026। उन्होंने ये भी कहा है जो गेट्स हैं, बेनी गेट्स के, वो 6 महीने तक जो अगर 2026 में जो इजराइल के अंदर जो इलेक्शन होंगे उसमें पूरी सपोर्ट करेंगे नेतन्याहू की सरकार को। तो लिहाजा अब उनको चाहिए कि वो गजा के अंदर अब सीज फायर कर दे और हमास के कब्जे में जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज करा ले। ही सेड आई वांट टू सेव हॉस्टेजेस नॉट नेतन्याहू। उन्होंने कहा है कि मैं हॉस्टेजेस को छुड़ाना चाहता हूँ, मैं जो इजराइल के जो कैदी हैं हमास के कब्जे में उनको छुड़ाना चाहता हूँ। मुझे उन कैदियों से मोहब्बत है क्योंकि वो मेरे इजराइल के लोग हैं। मुझे नेतन्याहू से कोई मोहब्बत नहीं है क्योंकि उसने हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनियों को मार दिया है। वेस्ट बैंक के अंदर, गजा के अंदर क्या हालात चल रहे हैं आप सभी जानते हैं। तो उसने कहा है जब वो गजा के लोगों का ही नहीं, इजराइल के ही लोगों का नहीं, यानी हॉस्टेजेस का ही नहीं, तो फ़िलिस्तीन के लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के लोगों के साथ में, बेनी गेट्स ने कहा है, और वो सीज फायर डील के बारे में बात करना चाहते हैं नेतन्याहू से, जबकि यहाँ पर नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया इस चीज़ से। गेट्स अर्लियर जॉइंट नेतन्याहू's वॉर कैबिनेट इन अक्टूबर 2023
रिजाइन इन जून 2024 ओवर पॉलिसीज। जब मतलब ये कि इस वॉर की शुरुआत हुई थी तो अक्टूबर 2023 में मतलब ये कि मीटिंग हुई थी कि किस तरीके से अब गाजा पर मतलब ये कि अटैक करना है, क्योंकि हमास ने बहुत बड़ा अटैक किया था उस दौरान। और इस मीटिंग में जब ये मीटिंग हुई थी तो उसमें बेनी गेट्स भी शामिल थे, लेकिन 2024 में उन्होंने उस मीटिंग से मतलब जो एक कमेटी बनी थी वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन अब वो पूरी तरीके से मुखालफत पर उतरा है नेतन्याहू की, क्योंकि अब नेतन्याहू के ही लोग यानी इजराइल के ही लोग अब नेतन्याहू के साथ नहीं खड़े हैं। अब वो खड़े हैं अपोजिशन लीडर के साथ में, और उनके साथ में वो बराबर एहतजाज कर रहे हैं तेल अवीव की सड़कों पर, हाइफा के ऊपर, और भी मुख्तलिफ जो जगह हैं इजराइल के अंदर वहाँ पर। इसके अलावा तीसरी खबर यहाँ पर यह आ रही है कि इजरायली वार प्लेन्स स्ट्रक सेवरल सिटीज इन सना यमन ऑन संडे। मतलब यह है कि बदले की कार्रवाई में इसराइल ने भी ताबड़तोड़ अटैक किए हैं यमन की जो राजधानी है सना के ऊपर, और कम से कम 30 मुख्तलिफ जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई है। जी हाँ, ये यमन की जो मीडिया है उसकी तरफ से पूरी तस्दीक हो चुकी है। अभी तक इसमें कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं इसमें अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, जो इजराइल ने अटैक किया अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है यमन के सना के ऊपर। और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है सना के अंदर, वहाँ पर यह अटैक हुआ है, और इसके आसपास में जो पावर स्टेशन हैं, जो इजराइल ये कह रहा है कि यहाँ से जो हूतीस के ठिकाने हैं, जो यहाँ से हूतीस के जो पावर सिस्टम है उसको ऑपरेट किया जाता है, ये सबसे बड़ा ठिकाना था जिस वजह से इजराइल के ऊपर अटैक हो रहा था, इसलिए सबसे पहले हमने उसको न्यूट्रलाइज किया है। सब एक मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो जो अटैक हुए हैं, कहाँ कहाँ पर ये सना के ऊपर अटैक हुए। पहले यहाँ पर खबर आ रही है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर अटैक हुआ है, ये एक मिलिट्री साइट है यहाँ पर। असार एंड हजीज पावर प्लांट स्टेशन जो सना के अंदर ही है। तीसरा फ्यूल स्टोरेज साइट, जहाँ पर मतलब ये कि यमनी का बताया जा रहा है कि यमनी के जो हूतीज़ हैं वहाँ पर अपना जो फ्यूल है वो स्टोरेज करके रखते हैं। चौथा यहाँ पर हुआ है 14 इजरायली फाइटर जेट्स ड्रॉप्ड अबाउट 40 बम्स ऑन कैपिटल। मैं तो आपको 30 बता रहा था, लेकिन अभी जो तस्दीक यहाँ पर कर रहा है न्यूज़, वो कर रहा है 40 बम गिराए गए हैं सना के ऊपर। हुतीस कंफर्म्ड एयर स्ट्राइक, हुतीस ने यहाँ पर कंफर्मेशन भी कर दिया एयर स्ट्राइक की। यमन पेट्रोलियम कंपनी फैसिलिटी 60 मीटर्स रोड, यहाँ पर अटैक हुआ है। हजीद सेंट्रल पावर स्टेशन फायर ब्रोक आउट, सिविल एंड डिफेंस टीम्स वर्क टू कंट्रोल टीम। और इसके अलावा जो कैजुअलिटीज़ यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो 2 कैजुअलिटीज़, मतलब ये कि 2 इसमें मारे गए हैं और 35 लोग इसमें मतलब घायल बताए जा रहे हैं हुतियों की तरफ से। आपको बताते चलें कि अब तक कम से कम गज़ा के अंदर 62,000 से भी ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं अपनी जान गंवा चुके हैं, और तादाद सबसे ज़्यादा इसलिए और बढ़ रही है क्योंकि अब गज़ा के अंदर पीने का पानी नहीं है, साफ़ पीने का पानी नहीं। पहले तो खाना ही नहीं मिल रहा था। अब इसके बाद में इजराइल ने, नेतन्याहू ने यह ऑर्डर दिया अपनी IDF को कि वो नॉर्थ गज़ा का पानी बंद करके नॉर्थ गज़ा के अंदर जितने भी लोग हैं उनको साउथ की तरफ धकेलें, और साउथ गज़ा के अंदर मतलब जो वहाँ की जो पाइपलाइन है उनको दोबारा से चालू किया जा रहा है कि ताकि कुछ थोड़ा बहुत मतलब इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से फ़िलिस्तीनियों को कुछ पीने लायक पानी मिल सके। जबकि मौजूदा हालात गज़ा की तरफ से ये बताया जा रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं गज़ा के अंदर, क्योंकि गज़ा के अंदर खाना नहीं है, फेमाइन आ चुका है, और अगर कोई चीज़ मिल भी रही है तो आसमान छू रही है वहाँ की कीमतें, क्योंकि काम कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म है वहाँ पर। और जो जैसे तैसे करके लोगों को मतलब ये कुछ खाने पीने का सामान मिल रहा है तो उनको वो ब्लैक कर रहे हैं। GHF सेंटर से अपनी जान जोखिम में डालकर अगर कुछ लोग मतलब ये कि उन्होंने सामानों को इकट्ठा कर लिया है तो वो अपने पैसे बनाने के लिए उस सामान को ब्लैक कर रहे हैं। जी हाँ, ये हालत हो गई गज़ा के अंदर, और पैराशूट के ज़रिए से जो ऊपर से इमदाद फेंकी जा रही है गज़ा के अंदर, वहाँ पर वो छीना झपटी हो रही है। और इस छीना झपटी में जब हज़ारों की तादाद में क्विंटलों के हिसाब से एक पैराशूट का एक पार्सल ऊपर से आकर गिरता है तो उसकी फोर्स डबल हो जाती है, और उसमें भी कई मतलब ये कि मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। जबकि यहाँ पर इस चीज़ का कंडेमनेशन ये कर चुका है कि ये जो आप इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मतलब जो और मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो एयर ड्रॉप के ज़रिए इमदाद भेज रही हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें जो गज़ा के लोग हैं उनको तो कुछ फ़ायदा पहुँच ही नहीं रहा है। जो इमदाद है टेंटों के ऊपर जाकर गिर रही है, जो समुद्र के रास्ता है वहाँ पर गिर रही है, जो सही जगह है वहाँ पर तो गिर ही नहीं रही है, और अगर गिर भी रही है तो हज़ारों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, और वो जो खाना उसमें होता है एक एक पैकेट एक एक फैमिली के लिए तितर बितर हो जाता है। जी हाँ, ये सूरत हाल है गज़ा की। अब 5वीं खबर की तरफ रुख करते हैं।
पांचवी खबर यहाँ पर ईरान की तरफ से आ रही है कि ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 60 मिलिटेंट्स इन साउथ ईस्ट ईरान ऑन सैटरडे। मतलब साउथ ईस्ट ईरान के अंदर 6 मिलिटेंट्स इसमें मारे गए हैं और उन पर शक ये बताया जा रहा था कि वो इजराइल के साथ में मिले हुए हैं, मतलब उसकी जासूसी कर रहे हैं, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं ईरान के अंदर। लिहाजा उनके साथ में जो ईरान की पुलिस फोर्स है उनके साथ में मुठभेड़ हुई है और उसमें 6 मिलिटेंट्स की इसमें मौत बताई जा रही है। एक्शन केम ए डे आफ्टर रेबल्स किल्ड 5 पुलिस ऑफिसर्स। मतलब जो आपस में जो फायरिंग हुई है उसमें 5 पुलिस फोर्स ऑफिसर मारे गए थे, तब कहीं जाकर ईरान की पुलिस फोर्स ने एक्शन लिया, ताबड़तोड़ दबिश दी और उसमें कम से कम 6 जो मिलिटेंट्स हैं उसमें हलाक बताए जा रहे हैं। IRNA रिपोर्ट ग्रुप हैड लिंक्स टू इजराइल एंड मे हैव रिसीव्ड मोसाद ट्रेनिंग। ईरान की जो मतलब यह है कि IRNA रिपोर्ट है, जो एक मीडिया हाउस ने क्लेम करा है कि ये जो मतलब जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं ये जासूस थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे ईरान के अंदर। 2 मिलिटेंट्स अरेस्टेड, मोस्ट वर फॉरेन नेशनल्स, नेशनलिटीज नॉट डिस्क्लोज्ड। मतलब इसके अलावा 2 और पकड़े गए हैं जासूस, लेकिन उनकी अभी तक कोई मतलब ये कि नेशनलिटी रिवील नहीं की गई है, खुलासा नहीं हुआ है कि वो कौन से देश के थे ईरान के अंदर। Earlier, Iranian police said they detained 21,000 suspects during a 12-day conflict with Israel. मतलब जो इजराइल का जो 12 दिन का जो वॉर हुआ था इजराइल के साथ में ईरान का, उसमें बताया गया था कि जब ये वॉर ख़त्म हुआ है तो इसके बाद में कम से कम 21,000 इस सस्पेक्टेड लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है ईरान के अंदर और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है कि वो लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे ईरान की। इसमें कई को तो मतलब ये है कि एग्जीक्यूटेड कर दिया गया है, आनंद फानन है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से तुरंत ऑर्डर दे दिया गया कि इनको एग्जीक्यूट कर दो, ये हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें भी 700-800 लोग ईरान के मारे गए थे आपस की मतलब ये है कि लड़ाई में, ईरान और इजराइल की लड़ाई में। ये थी आज की मुख्तलिफ खबरें। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।